हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एनवीरा एजुकेशन पर महा मैराथन जनरल साइंस जीव विज्ञान की क्लास में। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर, एक बार फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर जो महा मैराथन का दौर चल रहा है उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट की हम महा मैराथन क्लासेस लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने उन क्वेश्चनों को पुट किया है जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और अभी तक बहुत बार यानी कि रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो आरएसएम एसएसबी के कोई भी एग्जाम हो, पटवार, कांस्टेबल या आरपीएससी एग्जाम हो, या चाहे दिल्ली पुलिस जो आने वाला है, अभी जो भर्ती चल रही है उसके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इन सब की सीरीज को लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और बहुत ही जल्द हमारे एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बहुत धमाकेदार आंसर बताओ पैसे जीतो कॉन्टेस्ट आने वाला है, जिसके अंदर आप 1800 रुपए तक का पेटीएम कैश जीत सकते हैं आसान से सवालों का आंसर देते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। और आज हम इस महा मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ आसान से क्वेश्चनों को लेते हुए। तो अपना पहला क्वेश्चन आज का ये रहेगा कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आराम से हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को कैसे एग्जाम के अंदर सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस प्रकार अपने जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसको हम याद दिला सकते हैं, याद कर सकते हैं, या अपने याद रखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को कम समय में सही करने का तरीका, वो सभी देखेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, यानी कि मानव का जो हार्ट होता है, हृदय, उसके अंदर कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय की हम बात कर रहे हैं, उसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 1। मानव हृदय में कक्षों की बात हो रही है। कक्ष मतलब कि आपको सभी को पता होना चाहिए कि मानव के हृदय के अंदर कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं। बात आ गई है हृदय की, तो थोड़ा हृदय को रिपीट कर लेते हैं। हृदय क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किस जगह पर उसका पर्टिकुलर स्थान होता है और अपने शरीर के अंदर हृदय का मुख्य कार्य क्या है। उसके पहले देखो, हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का कार्डियक मसल्स यानी कि मांसपेशी युक्त एक मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है ब्लड का, हम बात कर सकते हैं कि फ्लोरेशन करना यानी कि बहने में मदद करना, या ब्लड को शुद्ध और अशुद्ध के बीच में अलग करके हमारे शरीर के अंदर ब्लड को बहने में मदद करना। और जो अपना हृदय पाया जाता है, उस हृदय के अंदर कुछ न कुछ ऐसे चैम्बर्स पाए जाते हैं जो इस कार्य में उसको मदद करते हैं। तो हमने हृदय की संरचना बनाई थी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हमने बात की थी 4 कक्ष कौन कौन से। तो हृदय के अंदर 4 कक्ष देखो, 2 तो होते हैं आलिंद और 2 ही होते हैं निलय। 2 होते हैं आलिंद और 2 ही होते हैं निलय। तो ये 2 और 2 मिलकर 4 कक्ष होते हैं मानव के हृदय के अंदर। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा? मानव हृदय के अंदर कक्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। मानव की बात कर ली है इसलिए 4 होते हैं, अलग अलग के अंदर अलग अलग होते हैं। हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ह्यूमन की बात है, और ये क्वेश्चन अपने कांस्टेबल में आ चुका है, राजस्थान कांस्टेबल के अंदर मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। अब बात करते हैं हृदय का फिक्स स्थान। हृदय का फिक्स स्थान यानी कि अपना जो मानव शरीर के अंदर हृदय कहाँ पाया जाता है। ये काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हृदय कहाँ होता है। देखो, इसके मुख्यतः 2 चीज़ें आप ध्यान में रख दो, दोनों चीज़ों से अपने को हृदय का स्थान पता चल जाएगा। देखिए, हृदय एक तो पाया जाता है दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य का पश्च भाग। पश्च भाग कैसे? देखिएगा, दोनों फेफड़ों के मध्य का पश्च भाग की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं दोनों फेफड़ों की, यहाँ पर तो हमने फेफड़ों का डायग्राम बनाया था इस प्रकार। तो इन दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, बीचों बीच में अंदर की तरफ पाया जाता है हृदय। तो दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है पश्च भाग के अंदर। याद रखना, हल्का सा किसकी तरफ होता है? हल्का लेफ्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हृदय मानव शरीर के अंदर लेफ्ट की तरफ पाया जाता है। दूसरा हृदय किस स्थान के, मुख्य रूप से स्थान की बात करें किस स्थान में पाया जाता है। याद रखना, इसके नीचे की तरफ क्या रहेगा? इसके नीचे की तरफ रहेगा उदर गुहा के ऊपर की तरफ, उदर गुहा के
ऊपर, उदर गुहा के ऊपर, यानी कि डायफ्राम के भी ऊपर की तरफ पाया जाता है, डायफ्राम के ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये इसके स्थान की बात हो गई है कि हृदय का मुख्य स्थान क्या होता है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन था, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 2 ही आलिंद और 2 ही निलय पाए जाते हैं, आलिंद और निलय। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब इसके लिए आप ऑप्शन लिखते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय ग्रंथि। इन प्रकार की हम 4 ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जाए। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आया है तो इसके अंदर कंफ्यूजन वाली 2 बातें होती है। 2 बातें कौन से? पहले तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसा एक क्वेश्चन और घुमा के पूछ लिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसके देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अपने को क्या पूछा है? एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा है। क्या पूछा है? एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके बारे में अपने को पूछा है। केवल अंतःस्रावी की बात की, दूसरी किसी भी प्रकार की ग्रंथि की बात नहीं की है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन दिया गया थायराइड, पीयूष, एड्रिनल, अग्नाशय। पहले तो ये कहाँ पाई जाती है वो समझ लीजिए, आधा तो अपना क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले वाला एरिया के अंदर। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में। एड्रिनल यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर और अग्नाशय ग्रंथि उदर गुहा में पाई जाती है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछा है केवल, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थायराइड। कौन सी? थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। थायरोक्सिन हार्मोन, यह थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और अब इसी क्वेश्चन को अगर किसी और तरीके से घुमा के पूछ लिया जाए तो, इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से कैसे, कि मैं यहाँ पर ये नहीं लिख के बोलूँ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये नहीं हटा के ऐसे ही लिख दूँ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहाँ पर अंतःस्रावी नहीं आए, और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है। ठीक है, यकृत का पता चल गया। जब क्वेश्चन आए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, केवल सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत हो जाएगा राइट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब देखो, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेशन करती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, वृद्धि हार्मोन वगैरह का सीक्रेशन करती है, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, और अग्नाशय ग्रंथि अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स द्वारा इंसुलिन सोमेटोस्टेटिन वगैरह हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो ये सभी क्या है? मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट था। और इसके अंदर हमें 2 प्रकार के ग्रंथियों को लेकर केवल क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि को लेकर जो होगी थायराइड ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि को बात की जाएगी तो वो क्या रहेगी? अपनी यकृत ग्रंथि रहेगी। तो इसका भी 2 क्वेश्चन हो गए अपना। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी बार एग्जाम के अंदर आ भी चुका है। इस क्वेश्चन को आप देखते ही अपने मन के अंदर, अपने खुद के अंदर इसका ऑप्शन देखते ही इसका आंसर बताने का कष्ट कीजिएगा। देखो, अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की?
आप पहले तो पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन होता क्या है, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है। मैं आपके सामने ऑप्शन रख देता हूं। पहला ऑप्शन नंबर ए है लुई पास्चर, लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपके सामने ये चार ऑप्शन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है। अब ऑप्शन नंबर दिया गया आपको, ए लुई पास्चर ने, बी एडवर्ड जेनर ने, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और डी इनमें से कोई नहीं। पहले तो पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन होता क्या है। याद रखना, पेनिसिलिन क्या है आपको पता है, एक एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन का टीका भी बनता है। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजी गई एक एंटीबायोटिक चीज़ थी जिसका जो प्रतिजैविक क्रिया या दवाइयाँ बनाने में इसका काम होता है। तो पेनिसिलिन के टीके भी लगते हैं, पेनिसिलिन से दवाइयाँ भी बनती है। तो देखो पेनिसिलिन की खोज किसने की, इसका सही आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अब देखो ये दो नाम साथ में भी आए हैं, एक आया है लुई पास्चर और एक आया है एडवर्ड जेनर। देखो इन दोनों की मैं बात करूं तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी, चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी। किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी लेवल का एग्जाम में अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, 2013 के अंदर भी आया था ये, पेनिसिलिन की खोज किसने की है। तो इसी के साथ अपने 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन के अंदर हम मुख्यतः 2 या 3 क्वेश्चनों को साथ साथ समझते हैं और उसको याद करते हैं और इसको एग्जाम के अंदर कैसे घुमा के पूछ लिया जाता है वो भी पढ़ रहे हैं। इसी के साथ अपना चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। जब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पे पुट करता हूँ आप सभी इसका आंसर अपने मन में या कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा कि अपना जो क्या आंसर आप दे रहे हो और ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं। पहला है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, पहला है सिट्रिक अम्ल, दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक एसिड और डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम रहेगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या रहेगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल वगैरह नींबू वगैरह में पाए जाने वाली चीजें हैं, ऑक्जेलिक अम्ल एंड ऑल। तो देखो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। याद रखना विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके अंदर अपने पता है कि वो मसूड़ों के आसपास खून वगैरह आना, इस प्रकार की समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन था, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इसी के साथ हम और आगे की तरफ क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने तरफ वो लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है मानव त्वचा का रंग बनाने का कौन सा कारक, मानव त्वचा का रंग, लिख देता हूं मैं आपके सामने यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव त्वचा का रंग
बनाने वाला है। इनके मानव त्वचा का रंग किसकी वजह से होता है या किसकी वजह से बनता है? तो इसकी ऑप्शन बात कर ली जाए तो ऑप्शन सबसे पहले देखिएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी रेडोपिन, ऑप्शन नंबर सी हिपेरिन और ऑप्शन नंबर डी रहेगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या रहेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। आपका क्वेश्चन है मानव त्वचा का रंग बनाता है, यानी कि मानव की जो त्वचा होती है उस त्वचा को रंग प्रदान करने वाला कारक या उपयुक्त वर्णक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी रेडोपिन, सी हिपेरिन, डी ग्लाइकोप्रोटीन। इसका आंसर क्या रहेगा? मानव त्वचा का रंग बनाने वाला कारक है। तो देखो साथियों, मानव त्वचा का रंग बनाने वाला कारक होता है वो मोरलोजी बात की जाए इसके अंदर एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई मेलेनिन। 5 ऑप्शन है इसके अंदर। त्वचा का रंग बनाने वाला कारक है हीमोग्लोबिन, रेडोपिन, हिपेरिन, ग्लाइकोप्रोटीन और मेलेनिन। तो अब देखो इसके अंदर अपने को सही ढूंढने के लिए ये दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि गलत क्यों है। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं ये क्वेश्चन पढ़ के बोलूं कि इसके अंदर अपने को सही ढूंढना है, अगर आप सही का अंदाजा नहीं लगा रहे हो यानी कि आपको पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं पता चल रहा है, तो एक आसान सा तरीका और भी है जिससे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। वो तरीका क्या है कि 4 या 5 जो भी अपने को ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को एक बार आप जरूर पढ़ें। ऑप्शन को पढ़ते ही उस ऑप्शन से रिलेटेड टॉपिक की तरफ जाएं। कैसे? कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। सबसे पहला ऑप्शन यही है अपना ए। देखो हम अगर कोई भी चीज गलत ढूंढ लेंगे ना, जो पीछे बचेगी वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्योंकि अगर अपने को ऑप्शन से या क्वेश्चन को रिलेटेड अपने को ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं पता चल रहा है, आप 100% श्योर नहीं हो रहे, तो उस सही ढूंढने की बजाय आप गलत क्यों है दूसरे गलत ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो पीछे बचेगा वही आपका क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा। तो देखो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन मतलब कि ये क्या है? एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। क्या है? श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। पहले तो श्वसन वर्णक है, कहाँ पाया जाता है, क्या कार्य होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर। कार्य क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन कार्य करता है ऑक्सीजन का परिवहन का। किसका? ऑक्सीजन के परिवहन का, या O2 CO2 एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ये गैसों का आदान प्रदान करने का या श्वसन वर्णक के तौर पर काम करता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की तो बात हो गई। अब हीमोग्लोबिन का कार्य पता चल गया कि ये तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो अपना क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का रंग बनाता है, तो मुख्यतः ये तो बनाता ही नहीं है, तो ये तो साइड में हो गया। दूसरे बी की बात करते हैं, रेडोपिन और हिपेरिन। ये देखो रेडोपिन एक प्रकार के प्रोटीन का अंगक होता है जो फलों के अंदर भी पाया जाता है अलग अलग फलों को रंग प्रदान करने के लिए, ये भी हो गया। हिपेरिन की बात की जाए तो हिपेरिन आप सभी को पता है कि मानव के ये भी रक्त में पाया जाता है। जो कार्य क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है, यानी कि मानव शरीर का रक्त किसकी वजह से नहीं जमता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर क्या रहेगा? हिपेरिन अपना सही रहेगा। अपना क्वेश्चन क्या है? मानव त्वचा का रंग बनाने वाला। तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते। देखो ये भी गलत हो गया, रेडोपिन भी गलत हो गया क्योंकि ये इसके खिलाफ नहीं है। ये तो फ्रूट्स वगैरह में उनके रंग प्रदान करने में और अन्य जीवों के अंदर अलग अलग छोटे छोटे कारकों के रूप में काम आता है। मानव त्वचा का रंग ये बनाता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी हिपेरिन, ये तो रक्त के अंदर पाया जाता है जो इसको जमने से रोकता है, यानी कि रक्त को जमने से रोकता है। चलो ये भी हो गया इसका कार्य, ये भी काम नहीं आता है। अगला है अपना ग्लाइकोप्रोटीन। ये तो एक प्रकार की प्रोटीन हो गई। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, एक प्रकार के प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर वगैरह पाई जाती है। तो ये भी नहीं है, ये तो रक्त का थक्का जमाने में काम करती है। अब तो अपने को 4 ऑप्शन अपने गलत हो गए। तो ये रहा 5वां मेलेनिन। कौन सा? मेलेनिन, जो मानव शरीर का रक्त का त्वचा को रंग देने का काम करता है। कौन? मेलेनिन वर्णक। तो अपना ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा राइट, मेलेनिन वर्णक। तो आपने 5 क्वेश्चन की बात कर ली इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना क्वेश्चन है वो है मानव रक्त का पीएच है, यानी कि मानव शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है। उसके ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 7.2,
ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 7.4 और ऑप्शन नंबर डी 7.6। यानी कि अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच है, मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले रक्त का पीएच मान कितना है वो देखना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 7.2, बी 7, सी 7.4 और डी 7.6। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 7.4। मानव शरीर के रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, जिसे हम कहते हैं हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय ये होता है। अगर आपको इसके अलावा मानव शरीर का पूछे तो भी यही है कि मानव शरीर का पीएच कितना है, तो भी यही है। मानव शरीर के साथ साथ मानव के अंदर आंखों से निकलने वाले आंसू का पूछ लिया जाए तो भी 7.4 ही रहेगा, और रक्त का पूछ लिया जाए तो भी 7.4 ही। याद रह जाएगा, 3 चीजों का 1 नंबर मानव शरीर का। आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए मानव शरीर का पीएच है तो क्या रहेगा? 7.4। मानव शरीर के आंखों द्वारा निकलने वाले अश्रु या आंसू का पीएच है 7.4 ही है। मानव शरीर के रक्त का पीएच है 7.4 है। इन 3 चीजों का पीएच मान कितना है? बराबर है 7.4 हल्का क्षारीय है। तो ये अपना छठा क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछकर घुमा के पूछ लिया जाता है। ऐसे आपको सभी को पता है कि 7.4 मानव रक्त का पीएच है। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया क्या? निम्न में से 7.4 पीएच मान निम्न में से किसका नहीं है? क्वेश्चन मैं यहीं पे बना देता हूं आपके सामने, देखिएगा। एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड, इसको देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनेगा 7.4 पीएच निम्न में से नहीं है, यानी कि निम्न में से 7.4 जिसका पीएच मान है वो नहीं है। अब ऑप्शन पहला दे देगा आपको रक्त, बी दे देगा आंसू, सी दे देगा अपना मानव शरीर, और डी दे देगा अपने HCl। 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, आपने केवल ऐसे ही वो रटा मार लिया है कि मानव शरीर के रक्त का पीएच 7.4 देखते ही माना। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7.4 पीएच मान है वो निम्न में से किसका नहीं है? ये निम्न में से उसका नहीं है, तो अपने को पहला ही ऑप्शन में मिलेगा रक्त, और आप आगे ऑप्शन पढ़ोगे ही नहीं कि आगे वाले क्या है, आप इसके ऊपर चले जाओगे और अपना ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये पूछ रहा है कि जो 7.4 पीएच मान होता है वो निम्न में से किसका नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है नीचे जिसके अंदर जिसका पीएच मान 7.4 नहीं है? तो चलिए देखते हैं रक्त का कितना होता है। कि हमको पता है कि रक्त का 7.4 होता है, ये हमने रट्टा मारा है, ये अपने को पता है। हम बहुत हेमेटोलॉजी पढ़ते हैं, रक्त के विज्ञान के अध्ययन को पढ़ते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने को याद हो गया। चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसू, आंसू का मैंने अभी बताया कि 7.4 होता है, ये भी अपने को याद है। अगर मानव रक्त का 7.4 है तो मानव शरीर का भी 7.4 रहेगा। ये लो 4 में से 3 का तो ऑप्शन आ गया 7.4। हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पहले पर चले गए, तो राइट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा है नहीं है। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 अपने को दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या दिया गया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे अत्यधिक एसिडिक फॉर्म में रहता है, यानी कि इसका पीएच आसपास 1 के आसपास होता है, 1.5 के आसपास। बहुत अत्यधिक तीव्र होता है, या हम बोल सकते हैं कि अधिकतम पाया जाता है। ये अम्ल होता है जिसका पीएच होता है 1.5 के आसपास, अपने शरीर के अंदर भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा HCl। इसी प्रकार अपने को क्वेश्चन देखना है और उसके ऑप्शन को भी देखना है। आपने जो घर से पढ़ के गए वो क्वेश्चन में दे दिया तो आप रट के गए कोई भी आंसर, वो आंसर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है और आपको वापस आंसर्स के बजाय क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जो साइंस की लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज में क्वेश्चन ना पूछकर आपको आंसर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर भी ऐसी कैसी बात हो रही है? यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया है? अपने को किसी का पीएच वैल्यू नहीं पूछी है, इसने केवल यही पूछा है कि ये पीएच किसका है। अब आपने यही रटा मारा था कि ये रक्त का है, बाकी वाली चीजें पढ़ी नहीं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हिमेटोलॉजी का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे RSMSS भी कराओ, चाहे रेलवे कराओ, चाहे SSC कराओ, या कोई भी लेवल का एग्जाम हो, हिमेटोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो रक्त के पीएच को लेकर अवश्य ही क्वेश्चन आएगा। तो हमने 6 क्वेश्चनों की बात कर ली है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम हेमेटोलॉजी वाले टॉपिक के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं और उसके रिलेटेड हमने मुख्य रूप से 6 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है अपनी तरफ कि एक नाम दे दिया है, क्या नाम, वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, क्रोकस सटाइवम। क्या नाम है? क्रोकस सटाइवम। क्रोकस सटाइवम, ये एक अपने को नाम दे दिया है, क्रोकस सटाइवम। क्रोकस सटाइवम वैज्ञानिक नाम किसका है? यानी कि क्रोकस सटाइवम वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। अब क्रोकस सटाइवम अपना दे दिया, किसका वैज्ञानिक नाम है? देखो ऑप्शन दे दिया आपको, पहला जीरा, पहला दे दिया जीरा, दूसरा दे दिया सौंफ, तीसरा दे दिया अपना ऑप्शन के अंदर केसर, और चौथा अपने को दे दिया काली मिर्च, काली मिर्च। ये 4 अपने को ऑप्शन दे दिए। अब अपने को पूछा है क्रोकस सटाइवम वैज्ञानिक नाम है। अब वैज्ञानिक नाम को पूछ लिया है, देखो जीरा, सौंफ, केसर, काली मिर्च, 4 अपने को ऑप्शन दिए गए। अब आप ये सोचिए कि इसके अंदर ऑप्शन में अगर आपको नहीं आ रहा तो ये सोचिए इनमें से आपका वैज्ञानिक नाम किसका आ रहा है? वैज्ञानिक नाम किसका आ रहा है? काली मिर्च का आ रहा है, केसर का आ रहा है, सौंफ का आ रहा है या जीरे का आ रहा है? चारों में से किसी एक का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा वो भी देखते हैं। देखो काली मिर्च का अपने को मान लो आता है कि एक पाइपर नाइग्रम इसका वैज्ञानिक नाम है, तो 100% श्योर हो गए कि क्रोकस सटाइवम इसका तो होगा नहीं। अब बात कीजिए बचे हुए 3 ऑप्शन के ऊपर। 3 ऑप्शन में ये सोचिए कि देखो सौंफ, जीरा और केसर, 3 प्रकार के अपने सामने लिखे हुए ये सारे मसाले हैं। जीरा किस फैमिली से आता है, सौंफ किस फैमिली से आता है और केसर फिर किस फैमिली से आता है? देखो आप लोगों, मैंने जब वैज्ञानिक नाम पढ़ाए थे तब मैंने बताया था मटर का नाम और केसर का नाम। मैंने कहा था कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में रिपीट पे रिपीट होते जाते हैं। चाहे एक एग्जाम बीच में डाल दिया, दूसरे मटर में आ गया, तीसरा केसर का आएगा, क्योंकि इन दोनों का एक बीच में कनेक्शन है और वो कनेक्शन अगर आप ढूंढ लोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कैसे कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोचिए, मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम है। अब देखो पायसम सटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। और जब मैंने हमारी जो वैज्ञानिक नामों की जो क्लास पढ़ाई थी, अगर आपने नहीं देखी है, जो आप पहली बार इस मैराथन क्लास को देख रहे हैं, तो इस एनवीरा एजुकेशन की प्लेलिस्ट पर जीव विज्ञान से संबंधित मैंने जो वैज्ञानिक नामों की जो सीरीज पढ़ाई है, उस सीरीज में जाके देखिएगा। मैंने बताया था कि किन क्वेश्चनों को रेगुलेट किया जाता है, घुमाया जाता है, यानी कि एक के बाद एक इनको कंटिन्यूस पुट किया जाता है। तो मैंने काली मिर्च केसर और मटर के बारे में बोला था, क्योंकि इनके वैज्ञानिक नाम के पीछे वाला यानी कि दूसरा अक्षर, आपकी भाषा में बात की जाए तो वंश और जाति की भाषा में बात करें तो वो साइंस की हो जाएगी, आपकी भाषा में बात की जाए तो पीछे आता है दोनों के सटाइवम। क्या आता है? सटाइवम। तो यहाँ पर तो अपना ये आसानी से सही हो रहा है कि क्रोकस सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? क्रोकस सटाइवम अपना नाम है केसर का वैज्ञानिक नाम। किसका नाम है? केसर को बोला जाता है क्रोकस सटाइवम। अब बात की जाए काली मिर्च की तो पाइपर नाइग्रम है, फिनिस वल्गेरिया है, सौंफ की बात की जाए तो फेनिकुलम वल्गेर है, या जीरे की बात की जाए तो क्यूसिनम कैसिनम है। ये इस प्रकार के वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो क्रोकस सटाइवम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर एग्जाम के अंदर अभी हाल फिलहाल बात की जाए तो आप सभी को पता है कि आरआरबी के एग्जाम हुए थे रेलवे में, और रेलवे के अंदर क्रोकस सटाइवम ऐसा कैसा ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी सेम थे, क्रोकस सटाइवम वैज्ञानिक नाम है, ये वे ऑप्शन थे, उसके अंदर कैसे राइट हो रहा था। मैंने इसीलिए बोला था कि सबके वैज्ञानिक नाम आपको अगर याद न रहे तो पर्टिकुलर जो सीरीज है, जैसे दलहन वाले हैं, मसाले वाले हैं, खाद्यान्न है, रेसे उत्पन्न करने वाले पादप हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों में अलग प्रकार की, जिसकी जड़ खाई जाती है, जिसका तन्ना खाया जाता है, जिसके बीज खाए जाते हैं, इस प्रकार की सीरीज का एक मेन हाईलाइट वाला आप याद कर लें, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो ऑप्शन सभी को मिला गया, क्योंकि सिलेबस बहुत विस्तार होता है और क्वेश्चन उसमें से बहुत ही कम आता है। तो एक क्वेश्चन में पूरा सिलेबस कवर करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर भी बात की जाए तो अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरे की बात की जाए तो आपको अगर कोई ऑप्शन देगा तो उसके अंदर खाद्यान्न वाला पौधा भी एक डालेगा,
एक दलहन का भी डालेगा, एक रेसे वाला भी डालेगा और एक सब्जी वाला पौधा भी डालेगा और क्वेश्चन किसी एक में से बनेगा। तो आपका एक क्वेश्चन पूछ रहा है और उस एक क्वेश्चन पर आपके पूरे का पूरा सिलेबस के ऊपर कितना ज्ञान है उसको भी कवर कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन का अंदर उत्तर 100% श्योर नहीं हो तो सही ढूंढने की बजाय आप दूसरे ऑप्शन कोई गलत ढूंढने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि जो पीछे बचे वो सही रह जाए, क्योंकि अगर आप सही नहीं ढूंढे दूसरे गलत ढूंढिए कि ये इसलिए क्यों नहीं हो रहा है। कैंसर की बात की तो हमने क्रोकोसटाइवम है, अब गलत ढूंढिए कि जीरा क्यों नहीं हो रहा है, इसका वैज्ञानिक नाम की बात कीजिए। सौंफ क्यों नहीं हो रहा तो इसका वैज्ञानिक नाम की बात कीजिए। काली मिर्च क्यों नहीं हो रहा है, इसका वैज्ञानिक नाम की बात कीजिए। इन तीनों का वैज्ञानिक नाम इस ऊपर वाले से मैच नहीं हो रहा है तो बाकी कौन सा बचा, तीसरा सी, तो ये अपने आप राइट हो जाएगा। इस प्रकार एग्जाम के अंदर कम समय के अंदर क्वेश्चन करने की आसान तरीका होता है। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया, क्रोकोसटाइमम कैंसर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन लेके। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बेसिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और ये साइंस के अंदर काफी बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, देखो आराम से समझिएगा। क्वेश्चन है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। जीवित पक्षी की बात कर रहा है, सबसे बड़े पक्षी की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो विलुप्त हो चुकी है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अब इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन की बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन लिखिएगा आप टर्टल। क्या लिखना है, टर्टल। टर्टल क्या होता है सोचिएगा। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी अपना रह जाएगा शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं तो दैत्य स्क्विड, दैत्य स्क्विड और कीवी। ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो कीवी। आप सभी ने देखा होगा कीवी क्या होता है, किस प्रकार इसके स्पेशल कैरेक्टर है, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए हम ढूंढते हैं। देखो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है टर्टल, ऑप्शन नंबर ए, बी शुतुरमुर्ग, दैत्य स्क्विड, कीवी। इन सब की मैं बात करूं तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर रहेगा अपना शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग क्या है, शुतुरमुर्ग अभी तक का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। हमने बात भी की थी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी क्या होती है, कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। लगभग इसका वजन की बात करूं तो इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। जो सबसे बड़ी कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा पृथ्वी पर ऑल ओवर द ऑर्गेनिजम्स यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवाश्म जीव, सभी प्रकार के जीवों की अंदर इंडिविजुअल सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, जिसका वजन 1.4 किलोग्राम, 1.5 किलो के आसपास होता है। और वो इकलौती बात की जाए इंडिपेंडेंटली सेल होती है, एकमात्र सेल होती है, इकलौती है। अब देखो ऑप्शन यहाँ तो आपने बात कर ली शुतुरमुर्ग होता है जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप इसका ऑप्शन कैसे ढूंढेंगे, तो उसका भी एक साधारण सा तरीका है कि सभी ऑप्शन को स्टार्ट कीजिएगा। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। कीवी, कीवी आप सभी को पता है कि पक्षी है, लेकिन इसका भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। क्या है कि यह उड़नहीन पक्षी है, आप सभी को पता है उड़नहीन पक्षी है, यानी कि यह पक्षी ऐसा है जो उड़ नहीं सकता। कीवी, कीवी की बात की जाए तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। दैत्य स्क्विड की बात की जाए तो दैत्य स्क्विड सबसे बड़ा मोलस्का है, मोलस्कल्स है, यानी कि दैत्य स्क्विड है सबसे बड़ा मोलस्का, यानी कि मोलस्का संघ का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है, दैत्य स्क्विड है। ठीक है। टर्टल की मैं बात करूं तो टर्टल क्या है, टर्टल है सबसे बड़ा सरीसृप, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप क्या है, टर्टल। दैत्य स्क्विड सबसे बड़ा जीवित मोलस्का है। और कीवी की बात की जाऊँ उड़नहीन पक्षी है। और
शुतुरमुर्ग है जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ये आपने बात कर ली थी ऑप्शन नंबर 8 की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से, अच्छे से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है और ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका ऑप्शन ढूंढने के अंदर अपने को प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे प्रॉब्लम हो सकती है सुनिएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस फल का, निम्न में से किस फल का भ्रूणपोष, किस फल का भ्रूणपोष खाया जाता है। निम्न में से किस फल का भ्रूणपोष खाया जाता है। ऑप्शन देता हूं, देखो सबसे पहले ए है अपना आम। ऑप्शन नंबर बी है अपना सेब। ऑप्शन नंबर सी है अपना अनार और ऑप्शन नंबर डी है अपना नारियल। देखिए अपना क्या है क्वेश्चन है निम्न में से किस फल का भ्रूणपोष खाया जाता है। अब देखो हमें क्या पूछा जाता है, आज तक हमें यह पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ इन्हीं में से कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, निम्न में से सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, निम्न में से अनार का कौन सा भाग खाया जाता है, या नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो साधारण से क्वेश्चन दिखते हैं, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा किस प्रकार कर दिया जाए कि मैं यही पूछूं कि किसी भी फ्रूट का नाम ऊपर नहीं क्वेश्चन में नहीं देकर ऑप्शन में दूं और खाए जाने वाला जो उसका भाग है उसको मैं क्वेश्चन बनाऊं, तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पुट हो जाएंगे और इसी के आधार पर आपका जो बेसिक नॉलेज है वो क्या हो जाएगा, परख लिया जाएगा। तो देखो निम्न में से किस फल का भ्रूणपोष खाया जाता है। अब भ्रूणपोष खाने की बात कर रहा है तो हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है। आम की तो खाई जाती है मध्य फल भित्ति खाई जाती है। आम के सबसे पहले बात की जाए तो मध्य फल भित्ति खाई जाती है आम की। आम जो फल होता है उसके फल की मध्य फल भित्ति खाई जाती है। सेब को क्या खाया जाता है, हम बात करते हैं, मैंने जब भी पढ़ाया था आपको ये टॉपिक तो सेब को बात की थी, इंपॉर्टेंट भी लगाया था ये। क्यों? क्योंकि इसका मांसल पुष्पासन खाया जाता है। इसका क्या खाया जाता है, मांसल पुष्पासन खाया जाता है। मांसल पुष्पासन खाया जाता है किसका, सेब का। और अनार की बात की जाए तो अनार क्या खाया जाता है, अनार का खाया जाता है बाह्य चोल। अनार का क्या खाया जाता है, बाह्य चोल खाया जाता है। पीछे कौन सा बचा, नारियल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नारियल। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है या खाने योग्य भाग होता है। अब देखो आम मध्य फल भित्ति खाई जाती है आम के फल की, आम की तो फल मध्य भित्ति खाई जाएगी, सेब का मांसल पुष्पासन खाया जाता है, अनार का बाह्य चोल खाया जाता है और नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन रेडी हो गए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पुट हो गया, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पूछ भी ली गई और इसी के साथ आपका कंपटीशन लेवल भी परख लिया गया। और मेरिट होल्डर के लिए ये बहुत उपयोगी होता है क्योंकि हम उल्टा पढ़ते हैं, हम ऑप्शन के अंदर फलों को रखते हैं और नीचे रखते हैं भ्रूणपोष, ताकि अपना एक ही क्वेश्चन पुट होता है क्योंकि हम दूसरे वालों को देखते नहीं है। नीचे देखिए आपको फलों के नाम मिलेंगे तो इसका सोचिए कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, अनार का कौन सा भाग खाया जाता है। अगर इन तीनों का ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा है तो जो बाकी बचा है वो आंख बंद कर दीजिए, वो राइट ही रहेगा। तो नारियल का क्या हो गया, भ्रूणपोष हो गया। तो इसी के साथ हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। चलिए हम अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं अपना, कि निम्न में से दलहन नहीं है। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं खुद ही के अंदर। कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो निम्न में से दलहन, यानी कि निम्न में से कोई भी एक ऐसा, नीचे पौधे का नाम लिखा गया रहेगा, निम्न में से जो दलहन नहीं है, यानी कि दलहन के अंदर नहीं आता है, निम्न में से दलहन नहीं
हैं। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन देखिएगा आप, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है केजनस कनान। क्या है? केजनस कनान। बी की मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी है पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम। ऑप्शन नंबर ए केजनस कनान, ऑप्शन नंबर बी पायसम सटाइवम। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं तो ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो एरेचिस हाइपोजिया, हाइपोजिया, एरेचिस हाइपोजिया। अब देखो ऑप्शन के अंदर क्या दिया रखा है और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दाल नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर ऑप्शन जो 4 दिए गए उसके अंदर दलहन वाला पौधा नहीं होना चाहिए। निम्न में से कोई भी एक ऐसा पौधा है जो दलहन नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सबका हम बात कर देते हैं। सबकी बात कैसे कर लेते हैं कि पहले बात करते हैं केजनस कनान। केजनस कनान किसका वैज्ञानिक नाम है? केजनस कनान वैज्ञानिक नाम है अरहर का। किसका? अरहर का। ठीक है। दूसरे की बात की जाए तो पायसम सटाइवम। किसकी? पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? मटर का। अभी हमने बात की है जस्ट 2 क्वेश्चन पहले। केजनस कनान अरहर का, पायसम सटाइवम मटर का। फिर है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? ओराइजा सटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? चावल का वैज्ञानिक नाम है। और अगला है एरेचिस हाइपोजिया। क्या है? एरेचिस हाइपोजिया। एरेचिस हाइपोजिया किसका वैज्ञानिक नाम है? एरेचिस हाइपोजिया मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। अब हमने सबके वैज्ञानिक नामों को जो लोकल नेम के अंदर कन्वर्ट करके देख लिया है, लिख दिया है। अब अपने को क्वेश्चन वापस पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि निम्न में से दलहन नहीं है, दलहन वाला पौधा नहीं है, दाल वाला पौधा नहीं होना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात की जाए, अरहर दाल होती है, मटर की भी दाल होती है, चावल दाल में नहीं आता है, चावल खाद्यान्न या धान में आता है, मूंगफली भी दाल के अंदर इंक्लूड की गई है। तो देखो केजनस कुनान अरहर, पायसम सटाइवा मटर, अरहर, ओराइजा सटाइवा चावल, एरेचिस हाइपोजिया मूंगफली। तो देखो ये 3 प्रकार के जो पौधे हैं वो तो क्या है? दाल के अंदर आते हैं। चावल क्या है? खाद्यान्न। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? चावल। ओराइजा सटाइवा होता है वो एक खाद्यान्न पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम किसका है? वो चावल का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम, और ये बहुत ही लोकल क्वेश्चन है। लोकल मतलब कि साधारण से साधारण एग्जाम के अंदर भी इसके अंदर आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो देखिए सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी विषाणु, ऑप्शन नंबर डी शैवाल। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिव लिंक की बात करनी है। कनेक्टिव लिंक की बात की जाए यानी कि एक ऐसा चीज ढूंढनी है इन चारों ऑप्शन के अंदर जिसके अंदर सजीवता के भी गुण हो और जिसके अंदर निर्जीवता के भी गुण हो। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे दोगे। तो देखिए सबको ऑप्शन ढूंढने के बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं जीवाणु की। क्या जीवाणु के अंदर सजीव और निर्जीव के दोनों के गुण है क्या? नहीं है, क्योंकि जीवाणु कोशिका सजीव है, तो यह भी इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरे की तरफ जाते हैं कवक। अब कवक तो पता है कि कवक तो खुद एक क्या है? जीवित कोशिका है। इसके अंदर निर्जीवता का कोई गुण अपने को नजर नहीं आते। तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं विषाणु। विषाणु के ऊपर जाते हैं। देखिए विषाणु के ऊपर संशय बना हुआ है। संशय कैसे? संशय मतलब कि अपने याद रखने का तरीका कि ये जब वातावरण के अंदर स्वतंत्र होता है, वातावरण के अंदर स्वतंत्र होता है तो निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। वातावरण के अंदर स्वतंत्र होता है तब निर्जीव के जैसा व्यवहार करता है। और यह वायरस जब सजीव कोशिका के अंदर, सजीव
परजीवी कोशिका के अंदर आता है तो ये क्या कैसा काम करता है, सजीव के जैसा व्यवहार करता है। तो ये हो गया ना सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। क्या हो गया, योजक कड़ी विषाणु, ये राइट हो गया अपना। अगला 4 नंबर ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, जाए तो भी देख लेना। सवाल तो एक प्रकार की क्या है, जीवित कोशिकाओं से बने। तो अपना क्या था क्वेश्चन नंबर 12, सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, विषाणु, वायरस। अब वायरस की बात आ गई है तो वायरस के ऊपर एक चीज याद रखना, वायरस की खोज की थी डीजे इवानोवस्की ने। डीजे इवानोवस्की ने की थी, किसके अंदर की थी, टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस के, यानी कि जो तंबाकू के ऊपर मोजेक रोग लगता है उस रोग के ऊपर शोध करते हुए डीजे इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी लगभग 1870 के आसपास। ठीक है, 1870 के आसपास। अब अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा जनरल नॉलेज याद रख लेना। इस प्रकार हमने 12 क्वेश्चन की बात कर ली है। चलिए और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्न में से एक जीवाणु जनित रोग है। निम्न में से एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि आपने को ढूंढना है कि नीचे जो रोगों के नाम लिखे गए उन रोगों के नाम में से कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है, यानी कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अपना पोलियो। ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो ए है पोलियो। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो वो होता है, दिया गया है अपने को, चेचक। ऑप्शन नंबर में सी की मैं बात करूं तो अपना है हैजा। और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो वो अपना है रेबीज। देखिए अपने को क्या दिया गया है, निम्न में से एक जीवाणु जनित रोग है। निम्न में से एक जीवाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पोलियो, बी चेचक, सी हैजा, डी रेबीज। 4 में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? चलिए सबके देखते हैं कि कौन सा रोग किसकी वजह से फैलता है। तो चलिए रेबीज से स्टार्ट करते हैं। रेबीज वायरस द्वारा फैलता है। रेबीज रोग मुख्य प्रकार से रेबीज वायरस द्वारा फैलता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी द्वारा फैलता है। विब्रियो कॉलेरी द्वारा फैलता है। चेचक रोग वेरियोला द्वारा फैलता है। वेरियोला वायरस है एक प्रकार का। और पोलियो रोग पोलियो वायरस द्वारा फैलता है। पोलियो रोग पोलियो वायरस द्वारा फैलता है। हमने बात की है निम्न में से एक जीवाणु जनित रोग कौन सा है, जीवाणु द्वारा फैलने वाला। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर जीवाणु कौन कौन सा है। देखो सबसे पहले पोलियो वायरस है, चेचक वेरियोला वायरस द्वारा, हैजा विब्रियो कॉलेरी ये एक बैक्टीरिया है, ये एक जीवाणु है। तो आपने वो क्या पूछा, जीवाणु जनित रोग, तो अपना ऑप्शन राइट हो गया। रेबीज वायरस ये भी एक प्रकार का क्या है, वायरस द्वारा फैलता है। तो चलिए अपना जो 13वां क्वेश्चन था, निम्न में से एक जीवाणु जनित रोग है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया कि अपने को एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन देखने को मिले। पोलियो, चेचक और रेबीज, ये पता चला कि ये तीनों वायरस जनित रोग होते हैं। फिर बात चली पोलियो कौन से वायरस द्वारा होता है, पोलियो वायरस द्वारा, ये क्वेश्चन। चेचक वेरियोला वायरस द्वारा, रेबीज वायरस द्वारा। मुख्य 4 क्वेश्चन ये और 5वां ये जीवाणु जनित रोग है हैजा किसके द्वारा फैलता है, विब्रियो कॉलेरी द्वारा। तो एक क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है। तो ये अपना 13वां क्वेश्चन था। इसी के साथ हम अगला आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि सांप को देखकर या सांप से उत्पन्न वित्ती या फोबिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फोबिया के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, सांप से उत्पन्न वित्ती, हिंदी में बोला जाए तो वित्ती, इंग्लिश में बोला जाए तो फोबिया। सांप से उत्पन्न फोबिया यानी कि सांप को देखते ही किसी व्यक्ति के अंदर डर महसूस हो या फोबिया हो तो उस फोबिया को क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एमाथेफोबिया, एमाथेफोबिया, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं तो गेनोफोबिया, गेनोफोबिया। और ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो हेडोनोफोबिया, हेडोनोफोबिया। अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? एमाथेफोबिया, हाइड्रोफोबिया, गेनोफोबिया और हेडोनोफोबिया। अब अपने से पूछा गया है कि सांप से उत्पन्न होने वाला फोबिया कौन सा है, यानी कि सांप से उत्पन्न होने वाला फोबिया। चलिए सबके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से। पहला है हेडोनोफोबिया। हेडोनोफोबिया क्या होता है? हेडोनोफोबिया होता है रक्त से उत्पन्न भय को, यानी कि रक्त को देखकर किसी को डर लगे या रक्त से उत्पन्न भय या किसी को डर लगे तो उसे बोला जाता है हेडोनोफोबिया। ठीक है, फिर बात की जाए गेनोफोबिया, तो गेनोफोबिया कहते हैं सेक्स से उत्पन्न भय को, सेक्स से उत्पन्न भय, यानी कि किसी को सेक्स से भय हो तो गेनोफोबिया कहलाता है। अगला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है जल से भय, क्या होता है? जल से भय, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और एमाथेफोबिया, अब बाकी ये एमाथेफोबिया बचा है, तो ये क्या होता है? सांप से उत्पन्न फोबिया। तो अपना क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14 था, सांप से उत्पन्न भीति या फोबिया है। उसके अंदर पहला ऑप्शन था एमाथेफोबिया और यही इसका क्या है? राइट आंसर है। एमाथेफोबिया को कहा जाता है सांप से उत्पन्न फोबिया। फिर है हाइड्रोफोबिया, जल से उत्पन्न भय। गेनोफोबिया, सेक्स से उत्पन्न भय। हेडोनोफोबिया, रक्त से उत्पन्न भय होता है। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार के जो फोबियाज थे उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला जो अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, उस क्वेश्चन का देखो, उसके अंदर अपने को क्या ढूंढना है? उसके अंदर अपने को ये देखना है, चलिए मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख देता हूँ कि विटामिन की खोज किसने किया। अब देखो उसके अंदर अपने को वैज्ञानिक के नाम मिलेंगे। विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, ये अपना क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर बात करते हैं ए की। ऑप्शन नंबर ए में है फंक। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी अपना रहेगा मैकुलन। ऑप्शन नंबर में सी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा होकाल्ट। और ऑप्शन नंबर में डी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा अपना रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। मुख्य प्रकार के अपने 4 क्या है ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना? क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, ये क्वेश्चन है। चलिए 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के बारे में देखते हैं। चारों के बारे में क्या देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? आपको पता है कि केंद्रक की खोज की थी, कोशिका के केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बात की जाए होकाल्ट की, तो आप सभी को पता है कि जो विटामिन के अंदर बात की जाए तो विटामिन सी की खोज किसने की थी? होकाल्ट ने की थी। और मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। तो अपना क्या क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने केवल विटामिन की खोज की। फिर विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी, विटामिन सी की खोज हेकाल्ट ने की थी। और रॉबर्ट ब्राउन तो केंद्रक से रिलेटेड है, जिसने केंद्रक की खोज की थी। साइटोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 15 था विटामिन की खोज वाला। इसके अंदर भी अपने 4 क्वेश्चन थे, चारों को अलग अलग तरीके से देखा है कि विटामिन ए की खोज मैकुलम द्वारा की गई थी, हेकाल्ट द्वारा सी की, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि बीजों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि ऐसे कौन सा अब जीव विज्ञान की कोई शाखा है जिसके अंदर बीजों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, बीजों का अध्ययन कहलाता है। बीजों का अध्ययन यानी कि बीजों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है। चलिए इसके ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेलियोबोटनी, ऑप्शन नंबर ए पेलियोबोटनी। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर में बी की बात करूं तो फॉरेस्ट्री।
फॉरेस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। और ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो स्पर्मेट्री, स्पर्मेलॉजी, स्पर्मेट्री नहीं स्पर्मेलॉजी। देखिए अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है बीजों का अध्ययन करना कहलाता है। बीजों के बारे में अध्ययन करने को क्या कहेंगे, या मैं ऐसे बूझ लूं कि विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंदर हम बीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए उसके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए में क्या मिलता है अपने को, ऑप्शन नंबर ए में अपने को मिलता है पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी होता है जीवाश्मों का अध्ययन। क्या होता है, जीवाश्म का अध्ययन। जो पादप जीवाश्म वगैरह होते हैं या जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे पेलियोबोटनी कहा जाता है। उस शाखा को क्या बोलेंगे, पेलियोबोटनी। दूसरा है फॉरेस्ट्री, नाम से ही पता चलता है वनों का अध्ययन। फॉरेस्ट्री मतलब कि वनों का अध्ययन, वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री कहलाता है। तीसरा क्या लिखा है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कि मुख्य रूप से कवकों का अध्ययन। ठीक है, माइकोलॉजी की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से ये लोग कवकों का अध्ययन। और लास्ट में क्या बचा अपना, लास्ट में बचा है स्पर्मेलॉजी। ये होता है बीजों का अध्ययन। आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, आपने क्वेश्चन पूछा है बीजों का अध्ययन कहलाता है, तो बीजों का अध्ययन स्पर्मेलॉजी कहलाता है। और बाकी जो तीन ऑप्शन है उन तीनों के ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन क्या बनते हैं, फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन कहलाता है, पेलियोबोटनी जीवाश्म का, और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, मुख्य प्रकार की जो शाखाएं थी, हमने शाखाओं के बारे में पढ़ा था। जीव विज्ञान की शाखा है, पादप विज्ञान की शाखा है, इन शाखाओं के जनक सबके बारे में हमने स्पेशली एक एक चीज़ को डिटेल वाइज देखा है। अगर आप सभी ने वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन चीज़ों को देखिए, और बहुत गहराई से और अच्छे से नोट्स के थ्रू आपको समझाया गया है। और आपको हमारी ये जो महामैराथन क्लास के अंदर जो बहुत ही यूजफुल हेल्पफुल लगी है एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगला अपना जो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान सा और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जीव विज्ञान के अंदर कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाते हैं। 10 में से एक तो पक्का ही आता है, अगर 5 क्वेश्चन आए पूरी साइंस के अंदर से। तो अगला अपना जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है गेहूं का वानस्पतिक नाम है। गेहूं का वानस्पतिक नाम है, यानी कि गेहूं का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन दे रखे अपने को, पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए है जियामेज, जियामेज। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो हार्डियम वल्गेर, हार्डियम वल्गेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर में सी की मैं बात करूं तो पेनिसिटम ग्लोसम, पेनिसिटम ग्लोसम। और ऑप्शन नंबर में डी की बात करूं तो वही है अपना ट्रिट्रिकम स्टाइवम, एस्टिवम, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। देखो अपने को क्या पूछा है, गेहूं का वनस्पतिक नाम, गेहूं का वनस्पतिक नाम पूछा है, और नीचे 4 अपने को बोटेनिकल नेम दे रखा है, जियामेज, हार्डियम वल्गेट, पेनिसिटम ग्लोसम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो अपना ऑप्शन नंबर डी है ट्रिट्रिकम एस्टिवम की तरफ से। तो चलिए ट्रिट्रिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है, ट्रिट्रिकम एस्टिवम ही गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। किसका, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिट्रिकम एस्टिवम, ये लोग गेहूं का। अब मैं बात करूं पेनिसिटम ग्लोसम और हार्डियम वल्गेर की और जियामेज की, तो सबसे पता आप सभी को पता है कि जियामेज मक्का का। फिर मैं बात करूं हार्डियम ग्लोसम, तो हार्डियम ग्लोसम है जौ का, और पेनिसिटम ग्लोसम क्या है, सॉरी हार्डियम वल्गेर है जौ का, और पेनिसिटम ग्लोसम है अपना बाजरा का। तो इसी मुख्य प्रकार के ये सभी धान वाले पौधे थे, याद रख लेना। ये क्या है, धान, या इनको बोला जाता है खाद्यान्न पादप, धान या खाद्यान्न पादप। कौन से थे, जियामेज मक्का,
हार्डियम वल्गेर जौ, पेनिसिटम ग्लोसम बाजरा, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं। तो मुख्य प्रकार के अपने क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था गेहूं का वनस्पतिक नाम है तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अपना जो अगला क्वेश्चन नंबर 18 है वो है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, यानी कि ऑन्कोलॉजी, याद रखना क्वेश्चन नंबर मैं 18 लिख रहा हूं यहां पर, ऑन्कोलॉजी ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए ऑप्शन लिखते हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा, क्या ये जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है अपना पक्षियों। ऑप्शन नंबर सी है अपना कीट, और ऑप्शन नंबर डी है अपना कैंसर। देखो ऑन्कोलॉजी, देखो ऑन्कोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन तो कहलाता है डेमोग्राफी। तो अपने को पूछा है ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी इसका सही उत्तर, जनसंख्या तो हो नहीं सकता, चलिए ऑप्शन ये कट गया। पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। अपने को पूछा है ऑन्कोलॉजी, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी है कीट के संबंधित अध्ययन को बोला जाता है एंटोमोलॉजी, तो ये भी कट गया क्योंकि अपने को पूछा है ऑन्कोलॉजी। तो पीछे क्या बचा, कैंसर। तो कैंसर के बारे में अध्ययन करने को क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी, कैंसर के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, और कीट के बारे में एंटोमोलॉजी, पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी, और जनसंख्या का डेमोग्राफी कहलाता है। इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण बहुत प्रकार के क्वेश्चनों को देखा है। चलिए और भी अपने जो स्पेशल रिपीट होने वाली जो चीज़ें वाले क्वेश्चन है उनको अब देखते हैं कौन सा है, किस प्रकार है। तो अगला है अपना जो क्वेश्चन कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि आरबीसी का जो मुख्य रूप से निर्माण की बात करूं तो निर्माण क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए तो प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं तो अपने अस्थि मज्जा, और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो वृक्क, ऑप्शन नंबर डी वृक्क। तो चलिए अपना क्वेश्चन क्या है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, शरीर के किस भाग में या किस अंग के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया ए यकृत, बी प्लीहा स्प्लेन, सी अस्थि मज्जा बोन मैरो, डी किडनी वृक्क। तो चलिए इसका आंसर क्या रहेगा राइट, इसका राइट आंसर रहेगा अस्थि मज्जा बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा की हमने बात की थी इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका से होता है, इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा की इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका से होता है। ये था इसका। अब आपने 3-4 ऑप्शन और पढ़े हैं जिनके बारे में थोड़े सा हम देख लेते हैं। तो आपने को पता है कि आरबीसी का निर्माण तो यहाँ होता है, लेकिन भ्रूणावस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा के अंदर होता है। मैंने बात भी की थी, जब भ्रूणावस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण यहाँ पर होता है। जब एक कोई भी नवजात शिशु गर्भावस्था या भ्रूणावस्था में हो तो उसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का निर्माण प्लीहा या यकृत में होता है। लेकिन याद रखना, मृत व टूटी फूटी आरबीसी का
कब्रिस्तान वगैरह है जो ये जन्म के बाद बनते हैं, ठीक है। पहले इसके अंदर भ्रूणावस्था के दौरान भी आरबीसी का निर्माण होता है। अब आरबीसी के निर्माण की बात आ गई तो थोड़ा सा आरबीसी के जनरल डिटेल की भी बात कर लेते हैं। आरबीसी को कहा जाता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, नोटेड। अब आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। यह क्या होता है? आरबीसी का कार्य होता है। कौन करता है? आरबीसी के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जो मुख्य प्रकार के हेम तथा ग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हेम यानी कि लौह युक्त तत्व और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिक बंध बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिक बंध बनाता है। और यह एक प्रकार का क्या है? दुर्बल बंध है। क्या है? यह एक प्रकार का दुर्बल बंध होता है। तो आरबीसी इरिथ्रोसाइट कहलाती है क्योंकि इसका निर्माण इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका से होता है। आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है और इसी की वजह से रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध बनाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और यह पर एक प्रकार का दुर्बल बंध है। आरबीसी का जीवन काल की बात की जाए तो 120 दिन होता है। 120 दिन जीवन काल का मतलब है O2 परिवहन की क्षमता, O2 परिवहन की क्षमता, ठीक है। ये कुछ चीजें थी आरबीसी के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट, वो है क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन ए 80/120 mmHg, ऑप्शन बी 110/120 mmHg, ऑप्शन नंबर सी 120/80 mmHg, और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो 150/80 mmHg। अपने को क्वेश्चन पूछा है मानव का सामान्य यानी कि एवरेज सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन दे रखा है, पहला 80 120 mmHg, 110 120, 120/80 या 150/80। तो इसका सही होगा 120/80 mmHg। अब ये 120/80 mmHg होता क्या है? देखिए 120/80 mmHg क्या होता है? यह होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। 120 तो होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। तो मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 और 80 mmHg प्रति 100 ml की बात की जाए, ठीक है। अब बात करें रक्तचाप मापा किससे जाता है? तो रक्तचाप मापने की इकाई है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? चलिए ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 212,
ऑप्शन नंबर बी 256, सी 300, डी 656। मानव शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 256। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो इसके ऊपर दो क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। दोनों क्वेश्चन क्या? अगर आपको डायरेक्ट कोई पूछ ले कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 256, ठीक है। और अगर आपको यह पूछ ले कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाए कि मनुष्य में या मानव के अंदर कुल कितनी हड्डियां, 256। आपको पूछ लिया नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डियां, तो अभी ये क्वेश्चन पूछा क्या है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 256 हड्डियां होती है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इंसुलिन निम्न में से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करूं, इंसुलिन हार्मोन निम्न में से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन निम्न में से स्रावित होता है। चलिए ऑप्शन लिखता है, सबसे पहले थायराइड, ऑप्शन बी की मैं बात करूं तो पीयूष, सी की मैं बात करूं तो अग्नाशय, और मैं डी की मैं बात करूं तो कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं हम अच्छा सा, पित्ताशय, सॉरी कोई एक ग्लैंड का नाम लेते हैं, अधिवृक्क। चलिए इंसुलिन हार्मोन की हम बात कर रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन निम्न में से स्रावित होता है, यानी कि किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, तो इसका आंसर रहेगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल्स, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। और थायराइड की बात की जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन, पीयूष की बात की जाए तो आपको पता है कि वृद्धि हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन और मेलाटोनिन हार्मोन, इस प्रकार के हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर सेल कहा जाता है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि अपने पता है हाइपोथैलेमस के नीचे, और इसका स्रावित होने के अंगों की बात की जाए तो ये कमांड पास करता है इसको हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को, और ये मुख्य प्रकार की सभी प्रकार की ग्रंथियों का हेड के रूप में काम करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मुख्य ग्रंथि लेकिन छोटी होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि की बात कर ली जाए तो ये इसका आंसर हो गएगा। अधिग्रत ग्रंथि की बात की जाए तो ये अपने को एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेट करवाती है, एड्रीनलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, डीएनए का द्विसूत्री मॉडल, डीएनए का द्विसूत्री मॉडल किसने प्रस्तुत किया? डीएनए का द्विसूत्री मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है बेटिंग बेस्ट, बेटिंग एंड बेस्ट। सी की मैं बात करूं स्लाइडेन एंड स्वान, और डी की मैं बात करूं तो रह जाएगा अपना वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। क्या है क्वेश्चन अपने सामने? क्वेश्चन अपने सामने है डीएनए का द्विसूत्री मॉडल किसने दिया? डीएनए का जो द्विसूत्री मतलब कि डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, पहला एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने साइंस के जगत में कुछ कार्य किया है क्या? हाँ किया है। तो कौन सा कार्य? इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था, सबसे पहले जीवित सेल को देखा था और उसे एनिमल क्यूल कहा था। क्या कहा था? एनिमल
क्यूल। किसने कहा था? एंटन वॉन लीeuwenhoek ने कहा था। इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये द्विसूत्री मॉडल देने वाले तो नहीं थे, तो ये अपना पहला ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरी बात करते हैं बेटिंग बेस्ट। बेटिंग बेस्ट ने साइंस की जगत में क्या योगदान दिया था? वैज्ञानिक बेटिंग बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेटिंग तथा बेस्ट ने। तो डीएनए का द्विसूत्री मॉडल भी इन्होंने नहीं दिया था, ये भी ऑप्शन अपना कट हो गया। तीसरा चलते हैं स्लाइडेन एंड स्वान की तरफ। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इसी के साथ अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर। और इसके अंदर जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की बात की जाए तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। और वो कौन सा था? वॉटसन एंड क्रिक द्वारा बी डीएनए वाला। हमने बात की थी डीएनए के 3 भाग, ए, बी और जेड डीएनए। तो बी डीएनए वाला जो मॉडल था वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, जो सर्वाधिक मान्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा। सबसे बड़ी पादप कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं मैं, 24 क्या रहेगा? सबसे बड़ी पादप कोशिका है। चलिए ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पे। सबसे 24 सबसे बड़ी पादप कोशिका है, यानी कि सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं। पहला है एंजियोप्टेरिस, दूसरा आपका सामने ऑप्शन है प्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, प्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। तीसरा है कॉर्लेपोटैक्सीफोलिया, कॉर्लेपोटैक्सीफोलिया। और चौथा है आपके सामने वोल्फिया, वोल्फिया, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी पादप कोशिका की बात करें तो देखिए ऑप्शन पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है एंजियोप्टेरिस। एंजियोप्टेरिस क्या है इसके बारे में देखते हैं, छानबीन करते हैं थोड़ी। तो ये एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है। क्या है? एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है। इसका कोई ना कोई रोल तो होगा जरूर, इसी वजह से ये ऑप्शन के अंदर आया है। तो इसका एक रोग है कि इसका पौधे का उपचार रेबीज, यानी कि जो कुत्ते काटने वाला रोग होता है, रेबीज रोग के उपचार में किया जाता है। किसके? रेबीज रोग के उपचार के अंदर इसका किया जाता है। अगले बात करूँ प्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका तांबे की उपस्थिति को बताता है। किसकी? तांबे की उपस्थिति को दर्शाता है। ये पादप जिस जगह पर उगता है उस जगह पर तांबे के भंडार है। तांबे की उपस्थिति को प्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका दर्शाता है। और अगला है कॉर्लेपोटैक्सीफोलिया। कॉर्लेपोटैक्सीफोलिया इस ऑप्शन का सही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। कॉर्लेपोटैक्सीफोलिया क्या है? सबसे बड़ी प्लांट सेल है, सबसे बड़ी पादप कोशिका है, ठीक है। और अगला बचा है वोल्फिया। वोल्फिया क्या है? यह सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है, एक पादप है, सबसे छोटा है ये। कौन सा समूह का? एंजियोस्पर्म का। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है? वोल्फिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है कॉर्लेपोटैक्सीफोलिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम है? वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। ऑप्शन देखते हैं आपके सामने। ऑप्शन है पहला ए माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। दूसरी है बिब्लियोथिका बोटनिका। क्या है? बिब्लियोथिका बोटनिका, बिब्लियोथिका बोटनिका। तीसरी अपनी है फिलोसॉफी जूलॉजिक, फिलोसॉफी
जूलॉजिक, और चौथी है अपनी ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलिए देखते हैं रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम का ऑप्शन को देखते हैं। चलिए सबसे पहले डी से बात करते हैं। ये क्या है? ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी है, एंड्रियस विलेसियस की पुस्तक है। किसकी? एंड्रियस विलेसियस की। एंड्रियस विलेसियस की पुस्तक है ये। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? रॉबर्ट हुक, तो ये भी गलत हो गया। फिर बात करें फिलोसॉफी जूलॉजिक, ये तो लेमार्क की पुस्तक है। किसकी? लेमार्क की। उपार्जित लक्षणों वाला सिद्धांत वाला लेमार्क, इसकी पुस्तक है फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ये भी क्वेश्चन कट गया। अब वो पीछे बचे दो, एक बचा है बिब्लियोथेका बोटनिका, ये तो है कैरोलस लीनियस की पुस्तक। कैरोलस लीनियस की पुस्तक, कैरोलस लीनियस वही द्विनाम पद्धति वाला। तो ऑप्शन एक ही पीछे बचा है, वो है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है? माइक्रोग्राफिया है रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है। चलिए इसी क्वेश्चन के आधार पर अपना एक और लास्ट क्वेश्चन बचता है, और वो क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है क्योंकि हमने जब एक पीछे 5-7 क्वेश्चन पीछे एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी, उसमें भी कोशिका सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, सटन एंड बोवेरी, सटन व बोवेरी। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो जेडी फॉर्मर तथा मुरे, जेडी फॉर्मर तथा मुरे। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं वॉटसन एंड क्रिक, और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए अपने पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सबसे पहले चलते हैं इसका राइट ऑप्शन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बताया था उसके बारे में अभी बात करेंगे। उससे पहले जो ऑप्शन बाकी बचे उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वॉटसन एंड क्रिक का अभी हमने बोला था कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इन्होंने। तो जेडी फॉर्मर तथा मुरे की बात की जाए तो जेडी फॉर्मर तथा मुरे तो मियोसिस शब्द दिया था इन्होंने। क्या दिया था? मियोसिस शब्द, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस शब्द दिया था जेडी फॉर्मर तथा मुरे ने। और सटन तथा बोवेरी का तो गुणसूत्रीय सिद्धांत है, गुणसूत्रीय सिद्धांत जो सटन तथा बोवेरी ने दिया था। तो इस प्रकार ये 4 ऑप्शन है, चारों के पता चल गया। अब हम देखते हैं कि स्लाइडेन एंड स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उस कोशिका सिद्धांत में था क्या। देखिए ऑप्शन पहला इन्होंने कहा था कि सभी कोशिकाएं, सभी मतलब कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं द्वारा, पुरानी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। अब देखो हम जब भी सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो सेल थ्योरी का श्रेय देता है स्लाइडेन एंड स्वान को, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ओमिनी सेलुला ई सेलुला एक वर्ड दिया गया था। ये किस वैज्ञानिक तरफ की वजह से दिया गया था? कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने सेल थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था? ये हमने साइटोलॉजी में पढ़ा है। अगर आपने हमारा साइटोलॉजी वाला जो वीडियो देखा है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने एक नया क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला वर्ड दिया था सेल थ्योरी में, किसने दिया था? जो एक प्रकार का सेल थ्योरी को मायने रखने वाला वर्ड था, जो इसकी स्लाइडेन एंड स्वान की थ्योरी को कंप्लीट करता था। उसका
मुख्य रूप से दूसरे की बात की जाए, स्लाइडर एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, सभी जीवों की कोशिकीय संरचना में जीवों के आनुवांशिक गुण होते हैं। कोशिकीय संरचना में क्या होता है, जेनेटिक गुण पाया जाता है। जेनेटिक गुण क्या रहता है, स्टोर रहता है। और इन्होंने क्या कहा था कि जो सेल होती है वो सेल सजीवों की शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब कि संरचनात्मक एंड क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो इस प्रकार स्लाइडर एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी और इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा आंसर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने साइटोलॉजी पढ़ाई थी तब ये बहुत बताया था, मैंने कहा था इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। देखो ये इस प्रकार घूम के क्वेश्चन आता है। सटर्न बोवेरी का गुणसूत्री सिद्धांत हो गया, जेडी फॉर्मर मूरे ने मियोसिस वर्ड दे दिया, वॉटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, यहाँ पे याद रखना अपने को क्या कि बी प्रकार का जो डीएनए था उसका मॉडल था ये डबल हेलिक्स मॉडल, जो सर्वाधिक मान्य मॉडल है। तो आज हमने जीव विज्ञान का जो महामैराथन क्लास चलाई थी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पुट किया था और इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हमने आज कवर किया था। आप इस महामैराथन क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइए ताकि उन सभी विद्यार्थियों को इन सभी क्वेश्चनों का लाभ मिल सके। आप हमारे एनवीरा एजुकेशन पर जुड़े रहिए। जो आगामी जो कॉन्टेस्ट होने वाला है, जिसके माध्यम से आप आंसर बताओ और पैसे जीतो, ये जो प्रतियोगिता रहेगी उसके अंदर भी आप क्वेश्चन का आंसर बताकर पेटीएम कैश जीत सकते हैं 1500 से 1800 रुपये तक का। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनवीरा के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।